नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 की। किस प्रकार से एक फैसले ने पूरे लोकतंत्र को एक नया रुख दिया, किस प्रकार से मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित हुआ, इसको समझने के लिए पहले हमें जाना होगा इसकी प्रारंभिक पृष्ठभूमि पर। प्रारंभिक पृष्ठभूमि का मतलब है जब देश का संविधान लागू हुआ। जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ उस समय संविधान में दो महत्वपूर्ण भाग, भाग 3 और भाग 4। भाग 3 के अंदर मूल अधिकार और भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्व। मूल अधिकार का मतलब है नागरिकों को दिए गए वो मूलभूत अधिकार जिनसे उनकी स्वतंत्रता और उनकी संपत्ति की गारंटी मिलती थी उन्हें, और ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय थे। इसका अर्थ है कि अगर किसी के भी मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट व आर्टिकल 226 के अनुसार उच्च न्यायालय का रुख कर सकता था। उसी प्रकार नीति निर्देशक तत्व थे जो न्यायालय में अपरिवर्तनीय थे। अपरिवर्तनीय का मतलब था कि अगर इनका हनन होता है तो कोई सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय या किसी प्रकार के न्यायालय में नहीं जा सकता था, और ये बनाए गए थे सरकार को एक निर्देश देने के लिए, वो समाज में सामाजिक आर्थिक एक न्याय मतलब कायम करे उसके लिए। आखिरकार प्रथम बार टकराव किस प्रकार से पैदा हुआ, इसको समझने के लिए हमें मौलिक अधिकारों के दो महत्वपूर्ण आर्टिकलों को समझना होगा। एक आर्टिकल है आर्टिकल 19(1)(f). ये कहता है कि प्रत्येक नागरिक को संपत्ति रखने का अधिकार। उसी प्रकार आर्टिकल 31 ये कहता है कि अगर किसी की भूमि अधिग्रहण की जाती है, अगर अधिग्रहण किया जाता है तो उसका उचित मुआवजा दिया जाएगा। इन दोनों आर्टिकलों के बावजूद सरकार ने आर्थिक समानता लागू करने के लिए भूमि सुधार संबंधी कई कानून बनाए और इन मूल अधिकारों का हनन हुआ। जब इन मूल अधिकारों का हनन हुआ तो सबसे पहले कामेश्वर सिंह सुप्रीम कोर्ट गए, तो विवाद हुआ कामेश्वर सिंह बनाम बिहार में ये लागू हुए थे, बिहार राज्य 1951। कामेश्वर सिंह वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भूमि सुधार कानून आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 का उल्लंघन करते हैं, इसलिए ये कानून लागू नहीं हो पाएंगे। इस स्थिति में फिर नेहरू जी करते हैं प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया जाता है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, जैसे 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है और 9वीं अनुसूची जोड़ के उसमें कुछ कानूनों को डाला जाता है और साफ साफ लिख दिया जाता है कि आर्टिकल 19 और 31 के आधार पर इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस प्रथम संविधान संशोधन को शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951 के तहत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि संसद को किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है और अनुच्छेद 13 के तहत कानून की परिभाषा में संविधान संशोधन शामिल नहीं है, और इससे न्यायिक दायरा जो था वो सीमित हुआ और संसद की इच्छा सर्वोपरि मानी गई। इसी प्रकार सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद 1965 में भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम इसी प्रकार का निर्णय दिया और संसद की शक्ति फिर बढ़ी, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति फिर सीमित हुई, न्यायिक समीक्षा को फिर धक्का लगा। इसके बाद आता है गोलकनाथ मामला, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व के सभी न्यायालयों को पलटते हुए एक ऐतिहासिक पलटवार किया। अपने पूर्व के सभी निर्णयों को उसने पलटा और 11 जजों की उस समय तक की सबसे बड़ी बेंच बिठाई गई, जिसमें 6-5 की मामूली बहुमत से फैसला सुनाया गया और उन्होंने साफ साफ कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। उनका तर्क था कि अनुच्छेद 368 जो है
वो केवल संशोधन करने की प्रक्रिया बताता है, संशोधन करने की शक्ति नहीं देता है। और मूल अधिकार जो है वह अलंघनीय है, मतलब उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, अपरिवर्तनीय, उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसका परिणाम ये हुआ कि जो संसद की जो संशोधन करने की शक्ति थी, पहली बार एक बड़ी रोक लगी उसके ऊपर। सरकार अब सीमित हो गई संशोधन करने के मामले में। इसी के साथ राजनीतिक टकराव का दौर शुरू होता है। नेहरू जी की मृत्यु हो चुकी थी। भारतीय राजनीति में एक नया चेहरा उभार ले रहा था, वो था इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी एक उभरती हुई नेता थी। शुरू में वो आई थी। उनका लक्ष्य था कि गरीबों को ऊपर उठाया जाए, गरीबी हटाओ का उन्होंने नारा भी दिया। इंदिरा गांधी का समाजवादी एजेंडा था। उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, राजघरानों के प्रिवी पर्स की समाप्ति की। सर्वोच्च न्यायालय इन दोनों कदमों को आरसी कूपर और माधवराव सिंधिया मामले में असंवैधानिक ठहराकर रद्द कर दिया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच का जो टकराव था वो चरम पर जाता है। सीधी भिड़ंत होती है सरकार के, इंदिरा गांधी सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट के बीच में। इसके जवाब में संसद एक स्टेटमेंट देती है कि हम संविधान ही बदल देंगे, और 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता है। प्रचंड बहुमत से सरकार जीतती है। इंदिरा गांधी जी की सरकार प्रचंड बहुमत से जीतती है और संविधान संशोधनों का दौर चालू होता है। वो एक साथ 2-3 संविधान संशोधन करती है। 24वां संविधान संशोधन 1971 में, 25वां और 26वां। 24वां संशोधन जो है, तो संविधान संशोधन जब करती है तो वो स्पष्ट किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की पूर्ण शक्ति है, इंदिरा गांधी जी ने कहा। 25वां संविधान संशोधन उन्होंने कहा, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि उन्होंने जो मुआवजा वर्ड था, आर्टिकल 31 में जो लिखा हुआ था कि उचित मुआवजा दिया जाएगा, उसके स्थान पर उन्होंने मुआवजा शब्द हटाकर रकम शब्द जोड़ दिया। रकम शब्द जोड़ने से वो एक उचित मुआवजा था, जो मतलब एक प्रॉपर कंपनसेशन दिया जाता था, उसमें बदलाव कर दिया गया। और इसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये भी उन्होंने उसके अंदर लिख दिया। 26वां संविधान संशोधन जो था वो प्रीवी पर्स को समाप्त करने, राजघरानों को जो एक फिक्स अमाउंट दिया जाता था, जो प्रीवी पर्स था उनका, उसको समाप्त किया गया 26 संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद आती है सबसे महत्वपूर्ण फैसले की बात। जब इंदिरा गांधी जी की सरकार ने 25वां संविधान संशोधन किया और उसके अंदर एक उचित मुआवजा शब्द को हटाकर एक रकम शब्द जब जोड़ा गया, उसी के दौरान केरल सरकार ने भी कुछ भूमि सुधार कानून लागू किए। और इन भूमि सुधार कानूनों के तहत केरल में एक मठ था, एडनीर मठ। एडनीर मठ के स्वामी थे केशवानंद भारती जी। तो उन सुधारों के तहत उनकी भूमि भी उसमें अधिग्रहित कर ली गई। जब भूमि उनकी, केशवानंद भारती जी की भूमि उसमें अधिग्रहित की गई और उन पर संचालन सरकार करने लगी, तो वो उन्होंने रुख अपनाया सुप्रीम कोर्ट का। स्वामी केशवानंद भारती जी सुप्रीम कोर्ट की तरफ गए और उन्होंने 24वें, 25वें और 29वें संविधान संशोधन को चुनौती दी। इसका मुख्य प्रश्न ये था कि क्या संसद संविधान के किसी भी भाग में असीमित संशोधन कर सकती है? क्या संसद संविधान के मूल स्वरूप को ही बदलकर उसे नष्ट कर सकती है? क्या संसद नया संविधान ही लिख सकती है? ऐसा उनका मुख्य प्रश्न था। इस मामले में उस समय तक की, या हम कहें कि आज तक की सबसे बड़ी बेंच, 13 जजों की बेंच बैठी, बहुत लंबी बहस चली और इसमें सरकार की ओर से एच.एम. सिरवई साहब और याचिकाकर्ता केशवानंद भारती जी की तरफ से नानी पालकीवाला जी ने अपनी अपनी बहस रखी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया 24 अप्रैल 1973 को। 24 अप्रैल 1973 वो महत्वपूर्ण दिन था जिसने भारतीय संविधान में लोकतंत्र की नई परिभाषा रची थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक फैसला इसमें जो सुनाया गया था वो ये था, इन्होंने 2 पक्ष रखे इसके अंदर। एक पहला पक्ष था, पहला पक्ष, एक था दूसरा पक्ष। पहला पक्ष जो था उसमें हम कह सकते हैं कि वो संसद को बढ़ावा देता था, लेकिन दूसरा पक्ष जो था वो संसद को की शक्ति को सीमित करता था। कैसे करता था? पहला फैसला उन्होंने सुनाया, उनका प्रथम पक्ष ये था कि उन्होंने गोलकनाथ के मामले को पलट दिया।
उन्होंने गोलकनाथ जी के मामले को बिल्कुल पलट दिया और उन्होंने माना, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने का अधिकार है। संशोधन किया जा सकता है मूल अधिकारों में, और इसी के साथ उन्होंने 24वां संविधान संशोधन जो था उसे भी वैध ठहराया। सरकार को एक बार के लिए लगा कि ये हमारी जीत है, परंतु उसका जब दूसरा पहलू सामने आया और ये एक शर्त जिसने लोकतंत्र को वापस से जीवित कर दिया, लोकतंत्र को हमेशा के लिए उन्होंने अमर बना दिया। दूसरा पहलू ये था कि अदालत ने कहा कि संसद की जो संशोधन करने की शक्ति है वो असीमित नहीं है। संसद संविधान के मूल ढांचे में या उनकी बुनियादी विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती है। संसद बुनियादी विशेषताओं को न तो बदल सकती है और न ही उन्हें नष्ट कर सकती है। यहीं से आता है भारतीय संविधान में मूल ढांचे का सिद्धांत। उनका ऐतिहासिक कथन था कि आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 संसद को संविधान को नष्ट करने का अधिकार नहीं देता है। सरकार का पक्ष था, सरकार पूछना चाहती थी, सरकार जानना चाहती थी कि आखिर ये मूल ढांचा क्या है, क्या है ये मूल ढांचा, किस किस चीज को मूल ढांचे में शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा कि हम अभी नहीं बताएंगे। उन्होंने कहा कि समय समय आने पर हम मूल ढांचे की व्याख्या करेंगे। फिर भी समय के साथ कुछ मूल ढांचे में आए, जैसे संविधान की सर्वोच्चता है, लोकतांत्रिक गणतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्षता है, शक्तियों का पृथक्करण है, न्यायिक समीक्षा है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है। इन्हीं के साथ साथ जैसे हम कह सकते हैं समाजवाद है। ऐसे कई महत्वपूर्ण पहलू जो है वो मूल ढांचे में शामिल है और समय के साथ साथ धीरे धीरे इनकी व्याख्या की जाएगी। इस फैसले के बाद एक भूचाल आता है, सरकार अपनी नाराजगी व्यक्त करती है। कुछ ही दिन बाद, या यूँ कहें कि एक दो दिन बाद ही, अगले ही दिन नई नियुक्ति होनी थी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की। सीनियरिटी के हिसाब से देखा जाए तो जेम्स सेलत साहब, के.एस. हेगड़े साहब, एन ग्रोवर साहब ये वरिष्ठता में थे, लेकिन इनकी वरिष्ठता को नज़रअंदाज करके जस्टिस ए.एन. रे साहब को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है, क्योंकि जस्टिस ए.एन. रे साहब उस 6 लोगों की तरफ थे जिन्होंने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। तो 7 लोगों के पक्ष में ये 3 लोग थे, सेलत साहब, हेगड़े साहब और ग्रोवर साहब। 1973 के इस केशवनंद भारती मामले के फैसले के बाद 75-77 तक आपातकाल चलता है। इसी बीच 42वां संविधान संशोधन किया जाता है इंदिरा गांधी जी द्वारा 1976। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, बहुत बड़ा संविधान संशोधन था। लगभग 1/3 अनुच्छेदों को बदला गया। उसी के अंदर एक आर्टिकल 368 में ये लिखवाया गया कि अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आएंगे। कुछ ही दिन बाद, 2 साल बाद में 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन 1980 में मिनर्वा मिल्स मामले में, मिनर्वा मिल्स एक वाद हुआ, उस मामले में 42वां संविधान संशोधन के इस स्टेटमेंट को चुनौती दी गई कि अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें वापस से अपने पुराने फैसले की पुनर्व्याख्या की और कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी ना होकर एक दूसरे के पूरक है। किसी एक की पूर्ति के लिए दूसरे का नुकसान करना ये सही नहीं है। इसी के साथ केशवनंद भारती ने भारतीय लोकतंत्र को जीवित रखा और अब संविधान में संशोधन करने की सरकार की जो शक्ति है वो सीमित हो गई। सरकार मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती थी। सरकार जब भी इनमें बदलाव करती थी तो उनको ध्यान रखना होता था कि किसी भी मूल ढांचे के किसी भी बिंदु, जैसे समाजवाद है, धर्मनिरपेक्षता है, लोकतांत्रिक है, गणराज्य है, चुनाव प्रक्रिया है, इन सब के साथ छेड़खानी ना की जाए। केशवानंद भारतीवाद को अच्छे से समझने के बाद मैं एक प्रश्न आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं कि क्या 9वीं अनुसूची में जोड़े गए कानूनों की व्याख्या या न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। 1 सेकंड का पॉज लें,
इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 2007 में सुप्रीम कोर्ट में एक वाद गया, IR कोहेलो वाद, बनाम तमिलनाडु राज्य। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9वीं अनुसूची में जोड़े गए सभी कानूनों पर, जो भी कानून 24 अप्रैल 1973 यानी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 का निर्णय दिनांक के पहले जितने भी कानून 9वीं अनुसूची में जोड़े गए हैं, उनकी न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, परंतु 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़े गए सभी कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा कर सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। धन्यवाद।